रात के 2 बज रहे थे। बाहर मुंबई की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अंदर रोहन के दिमाग में चल रहा तूफान उसे सोने नहीं दे रहा था। टेबल पर पड़े वो लाल रंग के लिफाफे कोई लव लेटर्स नहीं थे, बल्कि बैंक के फाइनल नोटिस थे। जब इंसान की जेब खाली हो और सर पर 20 लाख का कर्ज हो तो बारिश की बूंदें भी मन को सुकून नहीं देती, बल्कि हथौड़े की तरह चुभती हैं। रोहन खिड़की के पास खड़ा नीचे भागती हुई गाड़ियों को देख रहा था, ये सोचकर कि क्या उसकी जिंदगी कभी इस रेस से बाहर निकल पाएगी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिर कब तक भागूंगा मैं? हर महीने की वही कहानी है। सैलरी आती है 1 तारीख को और 5 तारीख तक ईएमआई और रेंट में सब खत्म। मैंने सोचा था कि एमबीए करने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, गाड़ियां होंगी, घर होगा, लेकिन यहां तो क्रेडिट कार्ड के बिल ने ही मेरा गला घोंट रखा है। पिताजी कहते थे, बेटा सुरक्षित नौकरी ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वही किया, सुरक्षित नौकरी भी की, लेकिन आज मेरी नेटवर्थ 0 नहीं माइनस में है। 20 लाख का लोन। अगर कल तक मैंने बैंक को जवाब नहीं दिया तो वो घर नीलाम कर देंगे। क्या यही है मिडिल क्लास आदमी की किस्मत, सिर्फ ब्याज भरते भरते मर जाना? रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिरे नहीं। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। इतनी रात को फोन? स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। रोहन ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, जिसने उसे सुबह 9 बजे वर्लाइज लॉ फर्म में बुलाया था। रोहन को लगा शायद बैंक का कोई लीगल नोटिस होगा। अगली सुबह रोहन काले कोट पहने वकीलों की भीड़ के बीच एक आलीशान केबिन में बैठा था। उसके सामने बैठे थे मिस्टर कपूर, शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट लॉयर। मिस्टर रोहन, आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। दरअसल बात आपके स्वर्गीय दादाजी दीनानाथ जी से जुड़ी है। आप उन्हें सिर्फ एक साधारण स्कूल टीचर समझते थे ना, जो अपनी पेंशन पर जीते थे। लेकिन सच अक्सर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। आपके दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा राज छुपा कर रखा। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो 1980 के दशक के साइलेंट इन्वेस्टर थे। उन्होंने मुझे वसीयत यानी कि विल का एग्जीक्यूटर बनाया था, और उनकी वसीयत के मुताबिक ये सही समय है आपको सच बताने का। मिस्टर कपूर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे दादाजी इन्वेस्टर? ये कैसे मुमकिन है? हमारे घर की हालत तो आप जानते ही हैं। दादाजी तो अपनी पुरानी साइकिल भी नहीं बदलते थे। अगर उनके पास पैसे थे तो उन्होंने कभी पापा की मदद क्यों नहीं की? जब माँ बीमार थीं तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो एक बहुत ही साधारण इंसान थे। उनके पास सिवाय किताबों के और उस पुराने संदूक के कुछ नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप उसी दीनानाथ जी की बात कर रहे हैं। इंसान की असली दौलत उसके दिखावे में नहीं, उसकी कंपाउंडिंग की समझ में होती है रोहन। आपके दादाजी ने पैसों को खर्च नहीं किया, उन्होंने पैसों को काम पर लगाया। उन्होंने उस जमाने में कुछ ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे थे जिनका नाम तब कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वो मार्केट लीडर हैं। ये फाइल देखिए, इसमें उनकी कुल संपत्ति का ब्यौरा है। आज की तारीख में उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, 100 करोड़ रुपए है। और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके नाम करके गए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। 100 करोड़? ये शब्द सुनते ही रोहन के कानों में सन्नाटा छा गया। जिस लड़के के पास बस का किराया देने के लिए सोचना पड़ता था, वो अचानक 100 करोड़ का मालिक बनने वाला था। दिल की धड़कनें तेज हो गई, कमरे की हवा बदल गई। लेकिन मिस्टर कपूर के चेहरे पर अभी भी वो रहस्यमयी मुस्कान थी। रोहन का हाथ कांपते हुए उस फाइल की तरफ बढ़ा, लेकिन मिस्टर कपूर ने अपना हाथ उस फाइल पर रख दिया। दौलत सामने थी, लेकिन अभी भी पकड़ से दूर। एक मिनट, 100 करोड़? आप मजाक कर रहे हैं ना? अगर ऐसा है तो मुझे अभी ये पैसे चाहिए। मैं अपना लोन चुका सकता हूँ, मैं आज़ाद हो सकता हूँ। प्लीज़ मिस्टर कपूर, मुझे बताइए मुझे कहाँ साइन करना है, मुझे क्या करना होगा। मुझे वो पैसे अभी चाहिए। मैं अब और एक दिन भी इस गरीबी और डर में नहीं जी सकता। दादाजी ने मेरे नाम किया है ना, तो ये मेरा हक है। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? प्लीज़ मुझे पेपर दीजिए। जल्दबाजी ही गरीब को और गरीब बनाती है रोहन। दादाजी जानते थे कि अगर तुम्हें ये पैसा सीधे दे दिया गया तो तुम इसे भी वैसे ही बर्बाद कर दोगे जैसे अपनी सैलरी करते हो। वसीयत में एक शर्त है, ये फाइनेंशियल टेस्ट है। तुम्हें अभी 100 करोड़ नहीं मिलेंगे, तुम्हें अभी मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दूंगा।
तुम्हें अगले 30 दिनों में इस 1 लाख रुपए को अपनी फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करके 2 लाख रुपए में बदलना होगा, बिना जुआ खेले, बिना लॉटरी के, सिर्फ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से। अगर तुम ये कर पाए तो 100 करोड़ तुम्हारे, अगर हारे तो ये सारा पैसा चैरिटी में चला जाएगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक परीक्षा थी। 1 लाख से 2 लाख, वो भी 30 दिन में, यानी 100% रिटर्न। मार्केट के बड़े बड़े धुरंधर भी साल में 20% रिटर्न पर खुश होते हैं। ये असंभव जैसा था। रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। एक तरफ 1000 करोड़ का सपना और दूसरी तरफ हारने का डर। क्या रोहन ये चुनौती स्वीकार करेगा या फिर वो बिना कोशिश किए ही हार मान लेगा? 30 दिन, 1 लाख से 2 लाख। ये नामुमकिन लगता है मिस्टर कपूर, लेकिन मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? बाहर वैसे भी बैंक वाले मेरी इज्जत नीलाम करने वाले हैं। कम से कम यहाँ एक मौका तो है। दादाजी अगर इतने बड़ा रिस्क ले सकते थे तो मैं उनका खून हूं। मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए, दादाजी की वो पुरानी डायरी जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। मुझे यकीन है उसका जवाब उस डायरी में ही होगा। लाइए वो 1 लाख रुपए, खेल शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। ये रहा 1 लाख का चेक और ये रही तुम्हारे दादाजी की डायरी। लेकिन याद रखना रोहन, बाजार किसी का सगा नहीं होता। तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन हैं और घड़ी अभी से शुरू हो चुकी है। और हाँ, एक बात और, तुम अकेले नहीं हो जो इस दौलत के पीछे है। एक तीसरा आदमी भी है जो चाहता है कि तुम हार जाओ। संभल कर रहना। बेस्ट ऑफ लक यंग मैन। रोहन ने चेक और डायरी उठाई और बाहर निकल गया। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। कौन है वो तीसरा आदमी, और आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा है जो 1 लाख को 100 करोड़ की चाबी बना सकता है? क्या रोहन 30 दिनों में पैसे डबल कर पाएगा या फिर वो जाल में फंस जाएगा? कहानी अभी शुरू हुई है। रोहन अपने छोटे से कमरे में वापस आ चुका था। 1 लाख का चेक उसकी जेब में किसी भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। उसने दादाजी की डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें से पुरानी स्याही की महक आ रही थी। उसे उम्मीद थी कि इसमें कोई शेयर का नाम या लॉटरी का नंबर लिखा होगा, लेकिन पहले पन्ने पर जो लिखा था उसने रोहन को और उलझन में डाल दिया। ये कोई टिप नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन रोहन के मन में हजारों सवाल शोर मचा रहे थे। उसने डायरी को रोशनी के करीब किया और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे रोहन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूं और कपूर ने तुम्हें चुनौती दे दी है। तुम सोच रहे होगे कि 1 लाख को 2 लाख कैसे बनाया जाए। तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे होगे, है ना? शेयर बाजार, सट्टा या कोई स्कीम। लेकिन रुक जाओ। रूल नंबर 1, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना एक कला है। बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भाव यानी प्राइस देखते हैं और दूसरे वो जो मूल्य यानी वैल्यू देखते हैं। अगर तुम्हें ये खेल जीतना है तो भीड़ के पीछे मत भागना। वो चीज ढूंढो जिसे दुनिया कचरा समझती है, लेकिन असल में वो सोना है। कचरा? दादाजी क्या कहना चाहते थे? मैं कबाड़ी का काम शुरू करूं? ये कैसी पहेली है? रोहन अभी डायरी के शब्दों को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। स्टॉक मार्केट अलर्ट, आज ये पेनी स्टॉक 20% बढ़ा। रोहन का ध्यान भटक गया। डायरी की वैल्यू वाली बात एक तरफ रह गई और आंखों के सामने 20% का मुनाफा चमकने लगा। इंसान का दिमाग लालच में सबसे पहले अपनी बुद्धि खोता है। रोहन ने सोचा कि अगर वो ये 1 लाख रुपए इस तेजी से भागते हुए शेयर में लगा दे तो शायद 2-3 दिन में ही काम हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हेलो रोहन, पहचाना नहीं? मैं विक्रम श्रॉफ। तुम्हारे दादाजी दीनानाथ जी को बहुत अच्छे से जानता था। कपूर साहब ने बताया कि तुम्हें एक छोटा सा टास्क मिला है, 1 लाख से 2 लाख, राइट? मुझे लगा मैं अपने पुराने दोस्त के पोते की मदद कर दूं। देखो रोहन, मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं। मेरे लिए पैसे डबल करना बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे दादाजी पुरानी सोच के थे, वो डायरी और वैल्यू में विश्वास रखते थे, लेकिन आज का जमाना स्पीड का है। मेरे पास एक इनसाइडर टिप है। एक कंपनी है फ्यूचर टेक, कल उसका शेयर आसमान छूने वाला है। विक्रम जी, मैंने आपका नाम कभी दादाजी से नहीं सुना और मिस्टर कपूर ने कहा था कि मुझे ये खुद करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं है।
अगर ये पैसा डूब गया तो मैं 100 करोड़ तो छोड़िए, अपनी 20 लाख की उधारी में ही मर जाऊंगा। आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेक, मैंने उसका नाम कभी न्यूज़ में नहीं देखा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये कल ऊपर ही जाएगा? और आप अचानक मेरी मदद करने क्यों आए हैं? डरना लाजमी है रोहन। मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, डर। इसी डर की वजह से वो एफडी में पैसा सड़ाता है। मैं मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने एक बार मेरी मदद की थी। ये मेरा तरीका है कर्ज चुकाने का। देखो, फ्यूचर टेक एक पेनी स्टॉक है। न्यूज़ में तब आएगा जब वो बढ़ चुका होगा। बड़े खिलाड़ी जैसे मैं न्यूज़ बनने से पहले खेलते हैं। तुम चाहो तो डायरी पढ़ते रहो, 30 दिन निकल जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रहोगे। या फिर मुझे ये 1 लाख दो और कल शाम तक 1.5 लाख वापस ले लो। फैसला तुम्हारा है। मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। विक्रम की बातों में एक नशा था। कल शाम तक 1.5 लाख, ये सुनकर रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। डायरी में लिखी चेतावनी, भीड़ के पीछे मत भागना, कहीं धुंधली बढ़ गई। विक्रम वो तीसरा आदमी था जिसके बारे में कपूर ने आगाह किया था, लेकिन रोहन को ये नहीं पता था। रोहन को लगा कि शायद किस्मत उस पर मेहरबान है जो पहले ही दिन उसे इतना बड़ा मददगार मिल गया। उसने कांपते हाथों से चेक उठाया। क्या लालच उसे अंधे कुएं में धकेलने वाला था? हाँ, ठीक है विक्रम जी, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। 30 दिन का समय बहुत कम है और मुझे रफ्तार चाहिए। दादाजी का तरीका शायद उस जमाने में चलता होगा, लेकिन मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। ये रहा 1 लाख का चेक। लेकिन याद रखिएगा, ये मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं, मेरी जिंदगी है। आप कह रहे हैं फ्यूचर टेक में लगाना है तो लगाइए। मुझे कल शाम तक अच्छी खबर चाहिए। अगर ये काम कर गया तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बस इस गरीबी के पिंजरे से बाहर निकलना है, चाहे रास्ता कोई भी हो। रोहन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने चेक विक्रम के हाथ में थमा दिया। विक्रम की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने चेक लिया, जेब में रखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। रोहन वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसे लगा उसने बहुत होशियारी का काम किया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस फ्यूचर टेक में उसने पैसा लगाया है वो कंपनी असल में अस्तित्व में ही नहीं है। वो एक शेल कंपनी है जिसे विक्रम ही चलाता है। शाम ढल रही थी और रोहन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। और अब बाजार की बड़ी खबर, सेबी ने आज फ्यूचर टेक नाम की फर्जी कंपनी पर छापा मारा है। पता चला है कि ये कंपनी निवेशकों का पैसा लेकर भागने की फिराक में थी। इसके शेयर्स की ट्रेडिंग तुरंत प्रभाव से रोक दी गई है। हजारों निवेशकों का पैसा डूब गया है। इस घोटाले के पीछे किसका हाथ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। रोहन के हाथ से रिमोट गिर गया। कमरे में सिर्फ न्यूज़ एंकर की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रोहन को अपने कानों में सन्नाटा महसूस हो रहा था। 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए जो 100 करोड़ की चाबी थे, वो एक झटके में राख हो गए। 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो खेल से बाहर हो चुका था। उसने विक्रम को फोन लगाया। नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। वो ठगा जा चुका था। गुस्सा, शर्म और हताशा ने उसे घेर लिया। क्या अब सब खत्म? क्या वो मिस्टर कपूर को जाकर अपनी हार मान ले? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? दादाजी ने लिखा था, उन्होंने डायरी में साफ लिखा था, शॉर्टकट मत ढूंढना। मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने लालच किया। अब मैं कपूर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो घर, वो 100 करोड़, सब गया। और अब ये 1 लाख भी गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं हार गया दादाजी, मैं सच में हार गया। विक्रम, उसने मुझे कैसे फंसाया? मुझे लगा था वो मदद करने आया है। दुनिया कितनी जालिम है, ये मुझे आज समझ आ रहा है। रोहन पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरी हुई उस डायरी पर पड़ी जो रिमोट गिरने से खुल गई थी। हवा से पन्ने फड़फड़ाए और एक नए पन्ने पर जाकर रुके। उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था। रोहन ने आंसुओं से धुंधली आंखों से उसे पढ़ने की कोशिश की। उस पन्ने पर लिखी बात शायद उसे इस हार से वापस खींच सकती थी, क्योंकि खेल में हार तब तक नहीं होती जब तक खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग न जाए। रोहन, अगर तुम यह पन्ना पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपना पहला नुकसान कर लिया है। घबराओ मत, बाजार को ट्यूशन फीस चाहिए होती है और तुमने आज वो फीस भर दी है। असली व्यापारी अपनी जीत से नहीं, अपनी हार से सीखता है। जो पैसा गया उसे भूल जाओ,
अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास शून्य है। और याद रखना, शून्य से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अब उठो और वो तरीका ढूंढो जिसमें पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत हो। बिना पैसे के पैसा बनाओ। क्या तुम तैयार हो? रोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। बिना पैसे के पैसा बनाना, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन दादाजी ने ये पहले ही सोच रखा था कि रोहन गलती करेगा। ये वसीयत का हिस्सा था। रोहन खड़ा हुआ। अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके पास 29 दिन बचे थे। अब लड़ाई 1 लाख से 2 लाख करने की नहीं थी, अब लड़ाई 0 से 2 लाख बनाने की थी। नामुमकिन? शायद, लेकिन रोहन अब गुस्से में था, और एक घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। जब जेब में पैसा होता है तो दुनिया आपको सर कहती है, लेकिन जब जेब खाली हो तो वही दुनिया आपको रास्ता भी नहीं देती। रोहन आज मुंबई की उस मार्केट में खड़ा था जहां करोड़ों का धंधा होता है, लेकिन उसके पास चाय पीने के भी पैसे नहीं थे। 29 दिन बचे थे। 1 लाख का नुकसान हो चुका था। अब लक्ष्य 0 से 2 लाख तक पहुंचना था। दादाजी की डायरी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था, आर्बिट्राज, यानी माल किसी और का, पैसा किसी और का और मुनाफा आपका। लेकिन ये सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। रोहन एक ऐसी चीज की तलाश में था जिसकी कीमत कम हो लेकिन कद्र ज्यादा। क्या एक एसी ऑफिस में बैठने वाला MBA लड़का धूल मिट्टी वाली मंडी में टिक पाएगा? दादाजी ने डायरी में लिखा था, जब पैसा ना हो तो अपनी जुबान और मेहनत को कैपिटल बनाओ। वो चीज़ ढूंढो जो किसी के लिए बोझ है लेकिन किसी और के लिए ज़रूरत। मैं पिछले 4 घंटे से इस मार्केट में भटक रहा हूँ। यहाँ हर दुकानदार बेचने को बेताब है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो फंसा हुआ हो, जिसे नकद पैसे की सख्त ज़रूरत हो। अगर मैं उसकी समस्या हल कर दूं तो शायद मुझे मेरा पहला मौका मिल जाए। वो देखो, बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स, और मालिक सर पकड़कर बैठा है। बाहर पुराने मॉडल्स के डिब्बों का ढेर लगा है। यही है मेरा मौका। रोहन, अपनी ईगो को यहीं सड़क पर छोड़ दे और अंदर जा। अब तू मैनेजर नहीं, सेल्समैन है। अरे आग लगा दो इस माल को। मैं कहता हूं कबाड़ी को बुलाओ और किलो के भाव में बेच दो। 3 साल से ये 500 स्मार्ट वॉचेस गोदाम में सड़ रही हैं। कंपनी नया मॉडल ले आई और ये पुराना मॉडल अब कोई नहीं पूछता। बैंक का ब्याज चढ़ता जा रहा है और तुम लोग यहाँ मक्खियां मार रहे हो। मुझे ये गोदाम खाली चाहिए कल तक। अगर ये नहीं बिका तो दुकान नीलाम हो जाएगी। मुझे कैश चाहिए अभी के अभी। कोई है जो इस कबाड़ को खरीदे? नहीं ना? तो चुपचाप बैठो और अपनी तनख्वाह की उम्मीद मत रखना इस महीने। रोहन ने बंसल जी की बात सुन ली थी। यही वो दर्द था जिसकी तलाश उसे थी। 500 स्मार्ट वॉच जो बंसल जी के लिए कबाड़ थी, लेकिन रोहन के लिए वो 2 लाख का चेक हो सकती थी। लेकिन बिना पैसे के वो डील कैसे करेगा? रोहन ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का नकाब ओढ़ा और बंसल जी के पास गया। ये कोई आम इंटरव्यू नहीं था, ये जिंदगी और मौत का सौदा था। माफ कीजिएगा बंसल जी, मैंने आपकी बात सुनी। आप इन घड़ियों को कबाड़ के भाव बेचने की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आपकी ये 450 घड़ियां बिकवा सकता हूं, वो भी अच्छी कीमत पर, तो? नहीं, मेरे पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। कबाड़ी आपको एक घड़ी का 50 रुपये भी नहीं देगा। मैं आपको एक घड़ी का 300 रुपये दिलवा सकता हूं। मुझे बस 5 दिन का समय दीजिए। मैं एक भी रुपया आपसे एडवांस नहीं लूंगा। मैं बस ये सैंपल पीस लेके जाऊंगा। अगर मैंने ऑर्डर ला दिया तो आप माल भेजिएगा और पेमेंट लीजिएगा, और 300 के ऊपर मैं जो भी कमाऊं वो मेरा। डील? देखो ऐसे, कल का लड़का मुझे धंधा सिखाने आया है। बेटा, यहाँ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर फेल हो गए और तुम कहते हो तुम बेच दोगे बिना पैसे के? तुम क्या जादूगर हो? 300 रुपये। मार्केट में इसका नया मॉडल 1000 का है। इसे कौन खरीदेगा? वैसे भी मैं इसे फेंकने ही वाला था। खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, ले जाइए एक सैंपल, लेकिन याद रखना मुझे नकद चाहिए। अगर 5 दिन में ऑर्डर नहीं लाया तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, 300 रुपये मुझे चाहिए। उसके ऊपर तू चाहे 1000 में बेच, मुझे मतलब नहीं। पर अगर चोरी की तो पुलिस को बुलाने में देर नहीं करूंगा। डील पक्की हो गई थी। रोहन के हाथ में एक पुरानी स्मार्ट वॉच थी जिसकी बैटरी डेड थी और डिब्बा गंदा था। बंसल जी के लिए वो 300 रुपये की थी, लेकिन रोहन को अब इसे कम से कम 700-800 रुपये में बेचना था ताकि वो अपना टारगेट पूरा कर सके। लेकिन इसे खरीदेगा कौन?
रिटेल में एक एक करके बेचने में महीने लग जाएंगे। उसे बल्क बायर चाहिए था। रोहन बाहर आया, उसने घड़ी को साफ किया। अब उसे सेल्स का वो नियम याद आया जो एमबीए में नहीं बल्कि दादाजी की डायरी में लिखा था, उत्पाद मत बेचो, कहानी बेचो। अगर मैं इसे पुरानी स्मार्ट वॉच कहकर बेचूंगा तो कोई नहीं लेगा। मुझे इसकी पोजीशनिंग बदलनी होगी। ये किसके काम आ सकती है? कॉर्पोरेट गिफ्ट्स? नहीं, वो ब्रांडेड मांगते हैं। स्कूल के बच्चे? उनके पास पैसे नहीं है। वेट, डिलीवरी बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड्स या छोटी कंपनियां जो अपने स्टाफ को सस्ता गिफ्ट देना चाहती हैं? हाँ, हेल्थ ट्रैकर, ना कि स्मार्ट वॉच। गरीब आदमी को भी अपनी सेहत की चिंता होती है, लेकिन वो 5,000 की घड़ी नहीं ले सकता। अगर मैं इसे गरीब का फिटबिट बना दूं तो 300 की लागत, 700 का दाम। मुझे बस 400 लोगों को ढूंढना है या एक ऐसे आदमी को जो 400 लोगों को जानता हो। देखो मिस्टर रोहन, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अपने 500 गार्ड्स को दिवाली बोनस में महंगी घड़ियां दें। मिठाई का डिब्बा देते हैं वही बहुत है। तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये घड़ी, क्या नाम है इसका? Z-Tech? कभी नाम भी नहीं सुना। और तुम कह रहे हो कि हम इसे अपने गार्ड्स को दें ताकि वो अपनी स्टेप्स गिन सकें। ये सब अमीरों के चोचले हैं। हमें कुछ सस्ता और टिकाऊ बताओ, वरना दरवाजा उधर है। सर, मिठाई का डिब्बा 200 रुपए का आता है, जो गार्ड्स के बच्चे खा लेते हैं और सुबह तक भूल जाते हैं। लेकिन ये घड़ी, सर, ये घड़ी जब वो गार्ड अपनी कलाई पर बांधेगा तो उसे लगेगा कि कंपनी उसकी परवाह करती है। ये सिर्फ घड़ी नहीं है सर, ये उनकी वर्दी का हिस्सा बन सकती है। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि गार्ड रात को सो रहा है या गश्त लगा रहा है, क्योंकि इसमें स्टेप ट्रैकर है। 200 की मिठाई या 700 की टेक्नोलॉजी जो आपकी सिक्योरिटी टाइट करे, फैसला आपका है सर। मार्केट में इसकी कीमत 1500 है, मैं आपको 700 में दे रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपके ब्रांड की इज्जत करता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने घड़ी को उठाया और पहली बार ध्यान से देखा। गश्त, ट्रैक करना, ये पॉइंट उसके दिमाग में क्लिक कर गया। रोहन ने प्रोडक्ट नहीं बेचा था, उसने मैनेजर की एक समस्या, प्रॉब्लम बेची थी। मैनेजर ने कैलकुलेटर उठाया। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये हाँ या ना का सवाल था। अगर हाँ तो गेम ऑन, अगर ना तो फिर से जीरो। लड़के, बात तो पते की करते हो। 200 की मिठाई में वो इज्जत नहीं जो 700 की घड़ी में है। और अगर इससे मैं उनकी ड्यूटी चेक कर सकूं तो ये सौदा महंगा नहीं है। ठीक है, मुझे 200 पीस चाहिए ट्रायल के लिए, लेकिन पेमेंट डिलीवरी के बाद मिलेगी, 15 दिन बाद। हमें एक कॉर्पोरेट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। बोलो, मंजूर है? सर, 15 दिन? मेरी पॉलिसी एडवांस की है, लेकिन चलिए, चूंकि ये हमारा पहला सौदा है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मुझे 50% एडवांस चाहिए मटेरियल कॉस्ट के लिए। बिना उसके मैं माल गोदाम से नहीं निकलवा पाऊंगा। सर, आप छोटी रकम के लिए इतने बड़े अपग्रेड को मत रोकिए। 70,000 रुपीज़ का चेक अभी दीजिए, बाकी डिलीवरी पर। रोहन ने रिस्क लिया था, क्या मैनेजर मानेगा? मैनेजर ने कुछ सोचा, फिर चेकबुक निकाली। पेन चलने की आवाज रोहन को दुनिया की सबसे सुरीले संगीत जैसी लगी। 70,000 रुपए, 200 घड़ियां। हिसाब साफ था, 200 घड़ियां गुणा 300 रुपए, बंसल जी का रेट, बराबर 60,000 रुपए। रोहन को मिले 70,000 एडवांस, यानी बंसल जी को पैसे देने के बाद भी रोहन की जेब में 10,000 रुपए नगद बचने वाले थे, और बाकी पेमेंट आने पर 70,000 और। उसने 0 से 10,000 रुपए बना लिए थे, वो भी बिना अपनी जेब से एक पैसा लगाए। जिस आदमी ने रोहन का 1 लाख डुबोया था, वही आदमी अब उसके सामने खड़ा था, विक्रम। वही बनावटी मुस्कान, वही महंगा सूट। लेकिन इस बार रोहन की आंखों में डर नहीं था, हिसाब था। अरे रोहन, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम... खैर छोड़ो, सुना है कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू किया है? धंधा नहीं, सीख, जो तुमसे मिली थी, और आज वही सीख मुझे आगे ले जा रही है। बंसल जी, ये रहा आपका 60,000 रुपये कैश। बाकी का माल आज ही भेज दीजिए। रोहन ने माल डिलीवर किया, ऑर्डर पूरा हुआ, पहला सौदा सफल रहा। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। रोहन ने उसी मॉडल को दोहराया, एक कंपनी फिर दूसरी, कभी सिक्योरिटी एजेंसी, कभी वेयरहाउस, कभी डिलीवरी फर्म। जहां दुनिया पुरानी टेक्नोलॉजी देखती थी, रोहन वहां उपयोग देखता था। 10 दिन में 3 ऑर्डर, 15 दिन में 7 कंपनियां, हर बार एडवांस, हर बार बिना इन्वेंट्री रिस्क।
29वें दिन की रात रोहन के पास कुल रकम थी 2,17,000 रुपए। वो जीत चुका था। 30वें दिन सुबह ठीक 11 बजे रोहन उसी केबिन में खड़ा था, लेकिन इस बार झुका हुआ नहीं, सीधा। मिस्टर कपूर, ये रहा 2 लाख रुपए का चेक। दादाजी की शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे यकीन था रोहन, तुमने पैसा नहीं बनाया, तुमने सोच बदली है। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो आज से तुम्हारे नाम। उस पल रोहन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पैसा नहीं, अपनी काबिलियत मिली थी। आज रोहन सिर्फ 100 करोड़ का मालिक नहीं है, वो एक जिम्मेदार इंसान है। उसने अपने दादाजी के नाम पर दीनानाथ फाउंडेशन शुरू की, जहां हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, लौटाया जाता है। पैसा किस्मत से नहीं, सोच से बनता है। जो इंसान शॉर्टकट ढूंढता है वो अक्सर जिंदगी में कट जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती से सीखता है वही शून्य से शिखर तक पहुंचता है। असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि उस सोच में है जो पैसा आने के बाद भी इंसान को इंसान बनाए रखे।